ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज में ही है, लेकिन एक खास मुद्दा है। यह मुद्दा बहुत ही वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल इशू कह सकते हैं। बहुत ही विवादास्पद मुद्दा। देखो, मैं पहले आपको टॉपिक दिखाऊं। क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? अब आप कहेंगे कि भाई मैंने ये एक्सक्लूसिव इशू क्यों लेना पसंद किया? मुझे लेना पड़ा। मैं जब भी क्लास में जाता, ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में भी बच्चे पूछते, लेकिन ऑफलाइन क्लास के बच्चों में एक स्लिप टेबल पर रखा रहता। जिसी समय हमारा चैप्टर 1920 ऑनवर्ड्स जाता, हम गांधी की एरा में प्रवेश करते, तब तक बच्चों का पेशेंस जवाब दे जाता। हम 1930 तक भी नहीं पहुंच पाते। कई बार उनको कहना पड़ता कि आप वेट करिए, हम जब 1930s में आएंगे तो मैं इस टॉपिक को डील करूंगा। बच्चों में उतना पेशेंस नहीं होता, क्योंकि क्लियरली दिखता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीन महान व्यक्तित्वों की, तीन क्रांतिकारियों की फांसी हुई और गांधी जी उनको नहीं बचा पाए। जबकि उसी समय गांधी जी और ब्रिटिश वायसराय इरविन के बीच एक पैक्ट भी हुआ था। हालांकि इतनी गहनता से उन्हें बात ज्ञात नहीं होती, क्योंकि वो अपने घर में या किसी चौपाल पर सुनी हुई बात, क्योंकि काफी इन बातों की चर्चा होती है। प्राय आप गांव और शहरों में भी देखोगे, बड़े बुजुर्ग बोलते पाए जाते हैं, अरे गांधी जी ने तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचाया। ये टॉपिक मैंने तो लिया है, लेकिन मेरे लिए काम कितना मुश्किल है, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं कह नहीं सकता। क्योंकि गांधी जी के प्रति भी मैं श्रद्धालु हूं और भगत सिंह के प्रति मैं बहुत प्यार रखता हूं, बहुत बहुत श्रद्धा रखता हूं, बहुत रिस्पेक्टिबिलिटी रखता हूं। और गांधी जी तो मेरे लिए बहुत ही आदर्श पुरुष रहे हैं। और इन दोनों के बीच हमारे ऑडियंस और स्टूडेंट्स हैं, जिनकी भावना का ख्याल रखना भी मेरा दायित्व है। अब इन तीनों चुनौतियों के बीच से मुझे बढ़ना है। एक ही चीज मुझे बचा सकती है कि मैं ईमानदारी से तीनों का पक्ष रख दूं। तो मुझे लगता है कि शायद अगर आप मेरी बातों से सहमत ना हो, तो आप कम से कम इन बातों को दिल से ना लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ एविडेंस भी लाया। हालांकि काम तो बहुत कम हुआ है, रेवोल्यूशनरीज पर काम कुछ ही हुए हैं, बल्कि मैं आपको यह बताऊं, बाकी जितने भी बुक्स उसमें पासिंग रेफरेंस देकर निकल गया है। जो ऑथर हैं उन्होंने पासिंग रेफरेंस दिया है और इस टॉपिक को निकाल दिया है। बहुत कम काम हुए रेवोल्यूशनरीज पर, लेकिन अब काम बढ़ रहे हैं, अब काफी काम बढ़ रहे हैं। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने आया हूं। तो मैं स्टूडेंट्स, अब बैकग्राउंड ये है कि मैं पहले आपको बताऊं कि भगत सिंह का कैरियर बड़ा ही, उनका भी कलरफुल रहा है। और गांधी जी के बारे में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो राष्ट्रपिता रहे हैं। और साउथ अफ्रीका से लेकर इंडिया में उनका कैरियर तो बहुत ओवर लॉन्ग स्ट्रेच रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। भगत सिंह युवा नेता के रूप में उन्होंने पहले गांधी के विचारों के प्रभाव में भी आए थे। शायद कुछ लोग जानते होंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल भी हुए थे, काफी प्रभावित भी हुए थे। और जब गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, तो उनको इस बात का गहरा धक्का पहुंचा था और उसके बाद वो गांधीवाद से बहुत दूर चले गए थे। फिर वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रभाव में आ गए। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या था? वो आतंकवाद नहीं था। किसी निर्दोष व्यक्ति को मारना उसका उद्देश्य नहीं होता था। उस उद्देश्य होता था क्रांति फैलाना और लोकप्रिय ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना, हथियारों को इकट्ठा करना ताकि उनका उपयोग किया जा सके। इसके लिए वो सरकारी खजाना को लूटते थे, जिसे स्वदेशी डकैती कहते हैं। और क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन करना। उनकी शाखाएं देश से विदेश तक फैली होती थी और उनका भी बड़ा ही लंबा इतिहास रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं एक पुस्तक, एक ऑथर से आपको परिचय कराना चाहता हूं, क्योंकि विशेष काम इन्होंने किया है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पर। हमें लगता है कि रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म पर जो कुछ काम है उसमें तो एक्सक्लूसिव भगत सिंह को आधार बनाकर किया गया है, जिसमें एक काम तो एस इरफान हबीब ने किया है। नॉट इरफान, प्रोफेसर इरफान हबीब नहीं, एक एस इरफान हबीब है, उन्होंने भगत सिंह पर लिखा हुआ है। उनकी एक बुक है और वो भी मैंने पढ़ी हुई है। अभी संयोग से वो बुक मेरे पास नहीं है,
और ये बुक कामा मैकलिन का है। इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ क्योंकि वो एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर हैं, सिडनी की हैं और साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपना वाकया बताया कि 2007 में 2007 में वो भारत की यात्रा पर आई थी, तो अमृतसर में थी वो। उसी समय रंग दे बसंती करके मूवी रिलीज हुई थी, आपको याद होगा, आमिर खान और कुछ और एक्टर्स थे, अच्छी मूवी थी। उसमें कैसे उन यूथ्स ने अपने आप को धीरे धीरे भगत सिंह में ढाल लिया और एक तरह से भगत सिंह के लाइफ का रिफ्लेक्शन है वो मूवी। तो देखने के बाद काफ़ी इम्प्रेस हुई और अपने स्टूडेंट को भी दिखाई। तो सिडनी में जो उनके स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए और जब अपने अपने लाइब्रेरी में दौड़े भगत सिंह के बारे में पढ़ने के लिए तो काम कुछ नहीं हुआ था। उन लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया कामा मैकलिन को कि आप ऐसा करिए कि आप एक खुद इस पर रिसर्च करके बुक लिखिए। तो उन्होंने भी बुक लिखा है। तो चूंकि उन्होंने थोड़ा डिटेल्स में काम किया है तो इस पर जानने का मौका आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और तीसरा और एक एक और भी मैं आपको बुक का एविडेंस देना चाहूँगा। हालांकि इस पर तो जितने भी मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है काम तो उन्होंने किया है। उन्होंने सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की फांसी की बात की है और बहुत तरह की बातें की हैं, लेकिन उसमें उन्होंने पासिंग रेफरेंस देकर वो निकल गए। ये बुक है, ये मैंने विशेष रूप से इसलिए इसको उद्धृत किया कि दुर्गा दास का बुक है, 1969 का ही लिखा हुआ है और ये कांग्रेस में बड़ा ही एक्टिव रहे थे और जर्नलिस्ट भी थे। एंड ही इज हैविंग द इनसाइडर्स व्यू, मतलब बहुत ही नेताओं के करीब रहे थे और अंदर की बात बहुत हद तक जानते हैं। हालांकि उस समय तो 1930 में तो पता नहीं तो एक्टिव नहीं रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ऑथेंटिक तरीके से इस बात को रखा है और कई जगहों पर बातें मिलती है। तो इसलिए मैं सिर्फ इस बुक का रेफरेंस देना चाहूँगा। और एक भगत सिंह का जो कि मुझे फिजिकल फॉर्म में था लेकिन कहीं वो लॉस्ट हो गया, जिसका मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन भगत सिंह की एक खुद की लिखी हुई निबंधात्मक पुस्तक कह सकते हैं, वह है मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई आई एम एन एथिस्ट। वाई आई एम एन एथिस्ट उनको आप भगत सिंह का खुद की रचना मानकर उन्हें आप बहुत ऑथेंटिक मान सकते हैं क्योंकि भगत सिंह के विचारों का सीधा रिफ्लेक्शन है वो बुक। तो चलिए इनकी हल्की फुल्की चर्चा करने के बाद हम मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए मुद्दा ये है कि भगत सिंह जब क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से जुड़े, वैसे तो बहुत सारे संगठन बने थे उसके, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बना था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि इससे पहले भगत सिंह ने अपनी एक संस्था 1926 में एक संस्था बनाने में भूमिका निभाई थी और जुड़े हुए थे। उन्होंने फाउंडर तो नहीं थे लेकिन उस संगठन से जुड़े हुए थे, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा के सदस्य रहे थे और बाद में वो दिल्ली आ गए। बाद में वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गए। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हालांकि उसकी तो पैन इंडिया शाखाएं थी, लेकिन ये दोनों एरिया में काफी एक्टिव थे। उनका आरंभिक नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये जो संगठन था ये तो बनाए थे सचिन सान्याल और योगेश चंद चटर्जी ने, उनके इनिशिएटिव पर बने थे। बाद में यही काकोरी ट्रेन डकैती की जब घटना 1925 में हुई थी, तो काकोरी में कुछ क्रांतिकारियों ने कुछ खजाने लूटे थे और सरकारी खजाने, और उसके बाद व्यापक धरपकड़ हुई थी। उसमें 4 क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी। इनको डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड मिल गया और बहुत सारे क्रांतिकारियों को यहाँ से निर्वासित करके अंडमान निकोबार भेज दिया गया। तो पार्टी HRA एक तरह से बिखर गई थी, उसको दोबारा संगठित किया था चंद्रशेखर आजाद ने और उन्होंने ही इस संस्था को ही चला रहे थे। तभी भगत सिंह आए और HRA से जुड़े। लेकिन भगत सिंह की सोच, हालांकि समाजवाद का प्रभाव तो और भी कई क्रांतिकारियों पर था, भगवती चंद बोहरा पर था और भी स्वयं चंद्रशेखर आजाद पर भी था। क्योंकि 1920s का जो एरा है, 1920s और 30s का, वो ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में समाजवादी विचारधारा के उत्थान का युग था। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे, तो भगत सिंह पर उसका कुछ ज्यादा ही प्रभाव था। तो भगत सिंह ने बीच में उनके प्रभाव से फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में ही क्रांतिकारियों की गुप्त बैठक हुई और उसका नाम बदलकर HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इस प्रकार से आप देखते हैं कि HSRA संगठन बना। अब ये संगठन 1928 में बना था और 1928 में उस समय साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन हुआ था। तो साइमन कमीशन बहिष्कार मूवमेंट में हर जगह जब उसका हुआ तो
भारतीयों ने काले झंडे से उसका स्वागत किया। अब हमारे ऑडियंस स्टूडेंट जानते ही होंगे, मुद्दा यह था, 3-3 मुद्दे थे कि भाई आपने इसका डिक्लेरेशन समय से 2 वर्ष पहले कर दिया। दूसरा यह था कि भाई इसमें कोई भी व्हाइट मेंबर को, सारे के सारे 7 के 7 मेंबर्स व्हाइट मेंबर्स हैं। आपने किसी भी इंडियन को मेंबर नहीं बनाया। आप यह भी नहीं कह सकते कि कोई इंडियन को मेंबर हम नहीं बना सकते थे क्योंकि कोई इंडियन ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं थे। और यह जो एसोसिएशन था, जो कमिटी थी, साइमन कमीशन यानी कमीशन, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व करती थी। आप ऐसा भी दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि उस समय भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे 2 मेंबर्स बैठे हुए थे इंडियन, एक डॉक्टर सकलतवाला और दूसरा लॉर्ड एसपी सिन्हा, लेकिन आपने मेंबर नहीं बनाया। तीसरी बात कि हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनका कहना था कि देखिए, स्वराज्य तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए हमें कोई एग्जाम देने की आवश्यकता क्यों है? ये हमारा है, हम इसके योग्य हैं अयोग्य हैं ये समय डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे। अगर हम अयोग्य होंगे तो हम सफर करेंगे। आप तो विदेशी हो, आप कौन होते हो तय करने वाले? इसी मुद्दे पर उसका व्यापक बहिष्कार हुआ। उसी बहिष्कार के क्रम में लाला लाजपत राय पंजाब के लाहौर में वह काले झंडे दिखा रहे थे साइमन कमीशन को। पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर बेरहमी से लाठियां मारी, जिस कारण से वो सीरियसली इंजर्ड हुए और उनका डेथ कुछ समय में ही हो गया। हालांकि उन्होंने अपने अंतिम जो भविष्यवाणी यही कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कॉफिन की कील बनेगी, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील बनेगी। और भगत सिंह पंजाब से ही थे और लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित रहे थे। हालांकि बाद में जब लाला लाजपत राय हिंदू महासभा की तरफ जब अग्रसर हुए तो भगत सिंह को उनसे निराशा भी हुई थी। उन्होंने द लॉस्ट लीडर करके एक पैम्पलेट भी लिखा था, जिसमें भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की तरफ थोड़ा इशारा किया था, ओनली फॉर ए पॉकेट ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट मी। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने HSRA ने डिसाइड किया कि नहीं, लाला जी की हत्या का बदला होना चाहिए। और इसी क्रम में लाहौर में एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या हुई। हालांकि निशाना तो स्कॉट को बनाया गया था, लेकिन थोड़ा पहचानने में कुछ मिस्टेक हुआ और सैंडर्स की हत्या हुई। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने HSRA ने इस बात को जस्टिफाई किया कि ठीक है, चाहे वो स्कॉट हो या सैंडर्स हो, है तो पुलिस अधिकारी ही, उसने जो काम किया है उसकी सजा तो उसको भुगतनी ही चाहिए। इस प्रकार से ये घटना हुई थी। इसको लाहौर में घटना हुई तो उस पर अपना एक केस इंस्टीट्यूट हुआ। खैर एनीवे, हालांकि कोई एविडेंस भगत सिंह वगैरह पर नहीं था उस समय, इसलिए बिल्कुल ही किस तरह से गुप्त रूप से ब्रिटिश ने उस मुकदमे को आगे बढ़ाया, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब मामला यह हुआ कि इधर 1929 की घटना है कि भगत सिंह तो बहुत ही समर्पित समाजवादी थे, और इधर 1929 की घटना है कि 1929 में 1929 में सॉरी 1929 में एक साधारण सी घटना हुई। एक्चुअली आप इसको ऐसे मान के चलिए कि जो असेंबली थी, दिल्ली की असेंबली थी, वो 2 बिल ऐसी लाई जिन बिल के सहारे मजदूर आंदोलन को दबाया जा सकता था। इसमें एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरे का नाम था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और इन दोनों बिल का उद्देश्य था भारत से ट्रेड यूनियन मूवमेंट को समाप्त करना। जब यह सूचना HSRA को मिली तो उसका समाजवादी रुझान था, और विशेषकर भगत सिंह तो इस बात के बहुत बड़े आलोचक थे कि भाई मजदूर आंदोलन को दबाया जाए, क्योंकि मजदूरों के लिए उन लोगों को मन में बड़ी काफी सिंपैथी थी और उनको उससे भी दुख हो रहा था। जितनी भी मेन स्ट्रीम पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस थी या बाकी पार्टियां थी, तो उनको जितना प्रोटेस्ट करना चाहिए उतना प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और कम्युनिस्ट मूवमेंट बिखरा हुआ था। तो लग रहा था कि सरकार बड़ी स्मूथली उन दोनों बिल को पारित कर देगी। इसी पर HSRA ने डिसाइड किया कि नहीं, कम से कम पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें असेंबली में बॉम्ब फेंकना है। जो बॉम्ब निष्प्रभावी होगा, किसी की कोई इंजरी नहीं होगी, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, बस सिर्फ इतना होगा कि बॉम्ब पूरे भारतवर्ष का ध्यान आकर्षित करेगा, और हम पूरे इंडिया का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करेंगे कि देखिए इतनी खौफनाक बिल पारित किया जा रहा, और आप लोग अपने दायित्व से
को नहीं देख रहे, आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, इस बिल के अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था। तो वह किसको भेजा जाए? तो एचएसआरए के लिए भगत सिंह तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे, लेकिन बावजूद इसके एचएसआरए ने 2 को डिसाइड किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। क्योंकि भगत सिंह आफ्टर ऑल आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़े प्रवक्ता भी थे। तो हुआ कि चलो भगत सिंह अगर कोर्ट से लेकर हर जगह जो उनका स्पीच होगा, वो स्पीच पूरे भारतवर्ष का ध्यान आकर्षित करेगा और बहुत इम्प्रेसिव होगा, इसलिए उनसे अच्छा कोई प्रवक्ता नहीं था। तो हुआ कि भगत सिंह को ही उस बॉम्ब फेंकने में जाना है। तय यही हुआ कि चलो बॉम्ब इनऑफेंसिव है, कोई इंजरी तो होगी नहीं, ना किसी की हत्या होगी, तो अधिक से अधिक 4-5 वर्षों की सजा होगी, फिर भगत सिंह हंसते खेलते निकल जाएंगे। एचएसआरए को यह अनुमान नहीं था कि जब भगत सिंह पकड़े जाएंगे तो सरकार लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस खोल देगी और उनको पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में इन्वॉल्व किया, इसका अनुमान उसे। यहां से 8 अप्रैल 1929 में ये दोनों महानुभाव गए और उसी तरह से गैलरी में दर्शक दीर्घा में बैठे और फिर उचित मौके देखकर बॉम्ब फेंका, पर्चे बांटने शुरू किए और स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी, पर्चे बांटने शुरू किए, नारेबाजी की, दोनों बिल के अगेंस्ट में नारे लगाए, कहा कि हम बहरे और गूंगे लोगों को जगाने के लिए आए हैं। तो मतलब इस तरह से उन्होंने इसको एक प्रचार का बहुत बड़ा माध्यम बनाया। दोनों गिरफ्तार हुए। अब एचएसआरए को निराशा तब हुई जब लाहौर षड्यंत्र केस खोल दिया। तो लाहौर षड्यंत्र केस जब खोला गया भगत सिंह पर, उस पर 3 महानुभाव थे जिन पर यह खोला गया था, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। तो फर्स्ट राउंड में तो केवल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही गिरफ्तार हुए थे, लेकिन तभी इधर एक और कॉन्स्पिरेसी केस शुरू हो गया। उसको कहते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि दिल्ली में एक सदर के पास एक तो वायसराय की हत्या की योजना बनी थी, वो एक अलग मामला था। इसके अलावा वो ट्रेन उड़ाने की कुछ योजना थी, और इधर दिल्ली में सदर के पास एचएसआरए का जो मेन ऑफिस है वो प्रकाश में आ गया था। और फिर व्यापक धरपकड़ हुई, तो उसमें एक चंद्रशेखर आजाद तो निकल गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी जितने भी दिग्गज क्रांतिकारी थे सभी गिरफ्तार हो गए। जतिन दास भी उसमें थे। तो सुखदेव राजगुरु भी गिरफ्तार होकर आ गए। अब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इसमें एक्सक्लूसिव रखा गया और इन तीनों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। और इस केस के तहत इनको मृत्यु दंड दिया गया। जबकि इनके पास, ब्रिटिश के पास अगर वैसे कहिए तो ये बात जरूर है कि लाहौर मतलब सैंडर्स को निशाना बनाने में इन महानुभावों का हाथ था, लेकिन अगर वह थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलते तो एविडेंस उनके पास ऐसा नहीं था कि डेथ सेंटेंस दिया जा सके। लेकिन चूंकि ये तीनों क्रांतिकारी थे, तो एक तरह से उन्होंने पूरे लीगल प्रोसेस को अपने तरीके से डिस्टॉर्ट कर लेते थे जब जैसी सुविधा होती थी। उन्हीं सुविधा के तहत इन्होंने उनको डेथ सेंटेंस तीनों महानुभावों को दिया। अब डेथ सेंटेंस मिला, इधर क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट। गांधी जी उसमें काफी एक्टिव थे और पूरे देश में ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी। कैपिटलिस्ट क्लास का भी सपोर्ट था। ये बहुत बड़ा मास मूवमेंट था, दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट अगर क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले देखें तो। और ब्रिटिश का कहीं ना कहीं मानना था कि भाई इस तरह से जो सविनय अवज्ञा, सरकार के कानून का जो खुला उल्लंघन का जो गांधी जी नारा देते हैं, इससे युवाओं में और भी अपराध करने का प्रोत्साहन मिलता है और युवा लोग इस तरह से इस तरह की घटनाओं की तरफ, मतलब ब्रिटिश की दृष्टि में आतंकवादी घटना थी कि युवा लोग इस आतंकवादी घटना की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उनका इशारा था कहीं ना कहीं गांधी जी भी इसमें इंस्ट्रूमेंटल है। एनीवे, माय पॉइंट इज कि अब इसी बीच गांधी जी यरवदा जेल में थे। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जैकर उनसे मिलने गए और हालांकि सप्रू और जैकर बहुत समय से इस बात के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे और गांधी जी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप वायसराय इरविन से एक वार्ता करिए और वार्ता की मेज पर आइए और कुछ कॉम्प्रोमाइज करिए, क्योंकि इरविन आपको बहुत सारे कंसेशंस देने के लिए तैयार है, भारत को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है और एक बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल रियायत देने के लिए तैयार है। ठीक है, गांधी जी पहले अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अचानक से मार्च माने फरवरी में गांधी जी तैयार हो गए कि हम इरविन से वार्ता करें। तो फरवरी में गांधी तब तक डेथ सेंटेंस तीनों महानुभावों को पड़ चुका था। अब इसमें एक व्यक्तित्व है चमन लाल। वैसे आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान 3 चमन लाल है, एक दीवान चमन लाल है, एक और चमन लाल है।
एक ये चमन लाल है, इनका व्यक्तित्व, इनका कैरियर बहुत ही कलरफुल रहा। ये पत्रकार भी हैं, ये नेता भी हैं, ये गांधी जी के भी आश्रम में रहे, गांधी जी के बहुत करीबी रहे। और यही चमन लाल हैं जो नौजवान भारत सभा के सचिव भी रहे। ये चमन लाल है जो अपने समय के एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, और ये हिंदुस्तान टाइम्स के उस समय जर्नलिस्ट थे जिस समय ये सब HSRA के मेंबर्स वाले सारी वाकया हो रही थी। बल्कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब बॉम्ब फेंके थे असेंबली में, उस समय दर्शक गैलरी में चमन लाल भी मौजूद थे और हिंदुस्तान टाइम्स के थे, और उस समय उन दोनों से वार्ता भी की उन्होंने गैलरी में, जिस पर पुलिस ने उन पर डाउट भी किया, लेकिन इतनी हिम्मत से काम लिया। और इसके बावजूद इतना ही नहीं, बल्कि भगत सिंह ने उनको इस बात के लिए इन्फ्लुएंस किया कि आप इसको कवरेज जरूर दीजिएगा। तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में इसका कवरेज भी दिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस पूरी घटना का। तो मतलब ये हुआ कि चमन लाल बहुत बड़े सिंपैथाइजर थे क्रांतिकारियों के, गांधी जी के साथ भी वो रहे थे, लेकिन उनकी तत्काल जो झुकाव था वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ था। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जो कामा मैकलिन जो हिस्टोरियन है जिसकी चर्चा मैंने की है, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम क्रांतिकारियों पर किया है। जैसे हम भी स्टूडेंट लाइफ में थे तो मैं भी यही समझता रहा, और बहुत सारे लोग इस बात को बहुत लंबे समय तक समझते रहे। मतलब इनका ये कहना है कि देखिए, एक्चुअली पहले के जो हिस्टोरियंस है वो लिखते रहे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक अपवाद धारा थी, वो मुख्य धारा नहीं थी। वो समय समय पर यह धारा प्रकट होती रही और फिर यह धारा लुप्त होती रही, इसका आना जाना लगा रहा। मतलब ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट रहा। जब भी कांग्रेस के आंदोलन में उछाल होता था तो ये धारा खुद गायब हो जाती थी, और जब कांग्रेस के आंदोलन में जब कोई भी अवसान आता था तो फिर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा प्रकट हो जाती थी। इस धारा को उन्होंने कभी कंसिस्टेंट धारा नहीं माना था, लेकिन कामा मैकलिन ने काम किया। इन्होंने कहा कि नहीं, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा समानांतर रूप में चलती रही है। एक ही परिवार में दो मेंबर अगर कांग्रेस के थे तो एक दो मेंबर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के भी थे, और एक ही डाइनिंग टेबल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के कार्यकर्ता के बीच बहस होती थी कि आपका रास्ता गलत है तो आपका रास्ता गलत है। लेकिन ऐसा नहीं था कि यह कोई अपवाद जैसी धारा थी, कोई एक्सेप्शनल ट्रेंड था। इट वॉज अ रेगुलर ट्रेंड एंड इट वॉज अ पैरेलल ट्रेंड vis द मेन स्ट्रीम ट्रेंड ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट। इस प्रकार से ये जो विचार है, यह विचार कामा मैकलिन का दिया हुआ है, और ये बहुत कन्विंसिंग विचार हमें इनका लगा कि हाँ ठीक है, ये कंसिस्टेंट धारा थी। तो जिस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की का जब डेथ सेंटेंस दिया गया था तो सवाल यह था, इससे पहले राम प्रसाद बिस्मिल या इसके बाद भी, भगत सिंह के बाद भी बहुत कई क्रांतिकारियों को फांसी हुई है, लेकिन आपको जिज्ञासा हुई कि भगत सिंह को इतनी पब्लिसिटी क्यों मिली हुई थी। इसकी पब्लिसिटी इसलिए मिली हुई थी कि भगत सिंह बड़ा ही एक्सेप्शनल व्यक्तित्व हैं। जो भगत सिंह के प्रति श्रद्धा और सिंपैथी रखते हैं वो भी भगत सिंह के पूरे व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहे। भगत सिंह वॉज नॉट बेसिक, ही वॉज नॉट सिंपली अ रेवोल्यूशनरी। भगत सिंह वॉज हैविंग एन अल्टरनेटिव विजन फॉर नेशन बिल्डिंग। भगत सिंह केवल क्रांतिकारी नहीं थे, उनके पास राष्ट्र निर्माण का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण था। मतलब उनका ये कहना था कि देखिए, भगत सिंह का कहना था वो एक समर्पित समाजवादी थे, यानी साम्यवादी थे, कम्युनिस्ट थे, क्लियर कट कम्युनिस्ट थे, मार्क्सिस्ट आप कह सकते हो। उनका ये कहना था भगत सिंह का, देखिए ये जो हिंसा का रास्ता है, क्योंकि भगत सिंह ऐसा नहीं कि अचानक ये भगत सिंह 1920s में थे। भगत सिंह का व्यक्तित्व धीरे धीरे इवॉल्व किया। पहले तो ठीक है, एक तरह से एक रोमांटिसिज्म के प्रभाव में ही, एक रूमानियत के प्रभाव में ही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ आए कि अरे बम पिस्तौल से देश को आजाद करवा देना है, इसी रोमानियत में आए थे। लेकिन जब उन्होंने अध्ययन किया, मात्र 23 ईयर्स की एज में तो उनका डेथ हुआ है, मतलब ही वॉज हैंग्ड। लेकिन 23 ईयर्स की एज में आप समझिए कि एक्टिव 17-18 ईयर के एज से ही थे इस क्रांतिकारी फील्ड में, और उस फील्ड में उसके बाद उन्होंने स्टडी किया, और इतने वोरेसस रीडर थे कि आप यही समझ लीजिए, इतने महान क्रांतिकारी और इतने गहन अध्ययनशील व्यक्तित्व थे कि जब उनको फांसी के लिए जेलर जब अपने टीम के साथ लेने आया कि चलिए अब आपका समय हो गया है, उस समय वो लेनिन को पढ़ रहे थे, जो महान क्रांतिकारी सोवियत रशिया का था।
और उन्होंने यही कहा कि 5 मिनट रुक जाइए, एक क्रांतिकारी अभी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मतलब लेनिन की पद्धति पर, मतलब उनकी यात्रा केवल देश को आजाद करने तक नहीं थी, उनकी यात्रा थी राष्ट्र बनाने तक की, नेशन बिल्डिंग तक की। और उनका मानना था कि भारत में एक ऐसा राष्ट्र बनना चाहिए जिस राष्ट्र में केवल जमींदारों और पूंजीपतियों की भूमिका नहीं हो, उस राष्ट्र में मजदूरों और किसानों की भी इक्वल भूमिका हो। मतलब वो चाहते थे समाजवादी मूल्यों पर राष्ट्र बनाना। एक तो वैकल्पिक दृष्टिकोण उनका समाजवाद का था और दूसरा था धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के वो इतने बड़े समर्थक थे, उन्होंने बड़े ही गर्व से इस पुस्तक को लिखा कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने वो पुस्तक मैंने कई बार पढ़ी है, बहुत पतली सी पुस्तक है, हिंदी में भी उसका वर्जन मौजूद है, इंग्लिश में भी है। जिनको जोन सी भाषा सूट करती है आप उस भाषा में लेके आपको मिल जाएगी, खरीदने की जरूरत नहीं, उसका ऑनलाइन कॉपीज तो आपको फ्री में पीडीएफ फॉर्म आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो आप उसको पढ़िए लेकर, और पढ़ेंगे आप तब महसूस करेंगे कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल और कितनी ऊंची सोच थी उनकी। जैसे वो धर्मनिरपेक्षता के विषय में उन्होंने कहा कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो अपने आप को भगवान मान लेते हैं, और दूसरे तरह के लोग ये होते हैं जो अपना भविष्य भगवान में खोजते हैं। तो जो अपने आप को भगवान मान लेते हैं उसमें भी एक तरह का अहंकार है, और जो मतलब भगवान में अपना भविष्य खोजते हैं वो भी इस प्रकार का स्केपिस्ट है। उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे हुए जिनको डेथ सेंटेंस मिला, और मरने से पहले कोई उपनिषदवादी थे, तो कोई भागवत गीता में विश्वास करते थे, कोई इस ग्रंथ में विश्वास करते थे, कोई उस ग्रंथ में विश्वास करते थे। वो अपने आप को रैशनलाइज कर लेते थे। आप सोचिए, जरा विजुअलाइज करिए कि मान लीजिए हमें डेथ सेंटेंस मिला है और 5 दिनों के बाद हमें फांसी होने वाली है, तो 5 डेज तक तो हम सोच रहे हैं ना कि 5 दिनों के बाद मैं नहीं रहूंगा। उस समय लोगों को अपने आप को अवलोकन करने का मौका मिलता है कि आखिर मैं क्यों मर रहा हूं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर आदमी को परटर्ब कर सकता है। कमजोर व्यक्ति तो सहन ही नहीं कर सकता उस डेथ के आइडिया को। उसके साथ तो 5 डेज में क्या हो जाएगा, हो सकता है उसका जीवन लीला वैसे ही 5 दिन से पहले ही समाप्त हो जाए, और जो जीवित भी बचेगा वह अपने लाइफ का कॉज खोजेगा। इसलिए अगर कोई, मुझे लगता है कोई कोर्ट क्रिमिनल को अगर डेथ सेंटेंस मिलता होगा और उसको उस समय तक जो वेट करना पड़ता होगा, वो क्या सोचता होगा, कैसे अपने क्राइम को रैशनलाइज करता होगा, आई डोंट नो। लेकिन जो क्रांतिकारी लोग थे वो सोचते थे कि मैं मर कहाँ रहा हूं, मैं तो जाके ईश्वर में विलीन हो जाऊंगा, मैं तो ईश्वर का अंश, ये तो आत्मा अमर है। धर्म तो थोड़ा ढाढ़स बढ़ाता है ना मृत्यु में, कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जिस तरह लोग पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े धारण करते हैं, आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। तो भगत सिंह कहते हैं कि क्या अब मेरे लिए मरना कितना कठिन होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं नास्तिक हूं, मैं धर्म को नहीं मानता। मैं उसको उस तरीके से रैशनलाइज नहीं कर सकता कि मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, कोई ईश्वर नहीं मेरे सामने। तो क्या वो खुद प्रश्न करते हैं, क्या मेरा मरना व्यर्थ हो जाएगा, मेरा मरना व्यर्थ हो जाएगा, मैंने इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मरना बहुत अर्थ रखता है, क्योंकि जो मेरी मृत्यु है वो लाखों युवकों में क्रांति की प्रेरणा देगी, और वह युवक राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाएंगे, वो एक नए भारत का निर्माण करेंगे। यही मेरी मृत्यु की सार्थकता होगी। तो जितना गहन अध्ययन उन्होंने धर्म पर किया था, समाजवाद पर किया था, तो जब भगत सिंह को डेथ सेंटेंस मिल रहा था तो पूरे भारत के बुद्धिजीवी बेचैन थे, कांग्रेस के नेता बेचैन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बेचैन थे, सुभाष चंद्र बोस बेचैन थे, सभी बेचैन थे, और सबकी निगाह इस बात पर थी। उस समय गांधी जी यरवदा जेल से निकाले गए, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जैकर की पहल पर, और इरविन के साथ वो वार्ता में बैठे। अब इरविन के साथ वार्ता में बैठे तो गांधी जी ने कई मुद्दों को रखा, उसमें एक मुद्दा गांधी जी ने, अब सवाल उठता है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी से रिहाई के मुद्दा को रखा या नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि गांधी जी ने रखा।
ये तो मुझे लगता है कि कोई हिस्टोरियंस ने, जैसे मैंने जब सुमित सरकार को पढ़ा तो सुमित सरकार ने बहुत ही कम इस पर लिखा है कि भाई कराची अधिवेशन में गांधी जी का विरोध हुआ क्योंकि वो तीनों को नहीं बचा सके। तो नहीं बचा सके का मतलब है कि हम कोशिश नहीं कर सके और नहीं बचा सके, इन दोनों में एक अंतर है, एक अंतर है। उन्होंने मुद्दा रखा, नंबर 1 ये तय हो गया, उन्होंने मुद्दा रखा। बिपिन चंद्रा ने कहा कि गांधी जी ने उनकी क्लीमेंसी के लिए बहुत यत्न किया कि उनका डेथ सेंटेंस लाइफ इंप्रिजनमेंट में या दूसरी कोई सजा में कम्यूट हो जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब चलिए 1 मिनट के लिए हिस्टोरियंस ने अगर थोड़ा सिंपैथाइज गांधी जी से किया तो इस बात को हम मान लेते हैं। अब हम भगत सिंह की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड की बात करते हैं, जो एक बहुत बड़े साहित्यकार है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। उन्होंने 2 वॉल्यूम में शेखर एक जीवनी लिखी है, और शेखर एक जीवनी पुस्तक में जो दूसरा वॉल्यूम है उसमें हालांकि वो एक लिटरेचर लिख रहे हैं, वो कहानी लिख रहे हैं, एक कथा चल रही है, लेकिन वो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। उसमें कुछ इस तरह से आसपास की जिंदगी को दिखाई जा रही है, जिसमें वो बोलते हैं दिन दोपहर सांझ रात सुबह, मतलब कैसे समय गुजर रहा है। उसी में वो एक न्यूज़पेपर का रेफरेंस देते हैं कि भगत सिंह को फांसी, गांधी की भिक्षा अस्वीकार। यह बात तो तय हो गई। मैकलिन भी लिखती है कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डेथ सेंटेंस से मुक्त करने की बात की, ओके। लेकिन इस बात को लॉर्ड इरविन ने नहीं माना। अब यहां पर यह देखना है कि यह मामला इतना उलझा क्यों, इसका मैं वजह बताता हूं। हालांकि है तो बहुत उलझनपूर्ण बातें, मैं चाहता हूं कि कम से कम शब्दों में सुलझा के आपको दूं, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट का एक प्रावधान यह था कि उन कैदियों की जिन्होंने हिंसा में भाग नहीं लिया है, उन कैदियों की जो हिंसा में भाग नहीं लिया है, उन कैदियों की रिहाई, इसमें मैंने उन कैदियों की रिहाई, और 90,000 कैदियों की जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे उनकी रिहाई हुई। जब यह क्लॉज रखा गया तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक हर जगह र्यूमर गर्म हो गई, क्योंकि पूरे भारत के युवाओं की निगाह थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर। अरे गांधी जी तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आजाद करवा रहे हैं। लोगों की आकांक्षाएं काफी ऊपर चली गई, और गांधी जी ने इस मुद्दा को भी रखा। लेकिन देखिए, यही बात मैकलिन ने भी कहा है, और गोपाल दास क्या कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। जस्ट 1 मिनट। गोपाल दास लिखते हैं कि In the course of the speech, Irwin remarked, as I listened the other way to Mr. Gandhi putting the case for commutation formally before me, I reflected first on what significance it surely was that the apostle of non-violence should so earnestly be pleading the cause of devotees of a creed fundamentally opposed to his own. है तो बहुत लंबा चौड़ा, मैं इतनी बात आपको बताई। उसने कहा कि जब गांधी ने हमें इन महानुभावों को रिहा करने की बात जब हमारे सामने रखी, तो हम खुद भी आश्चर्य में पड़ गए। ये वही गांधी जी हैं जो अहिंसा के इतने बड़े प्रवर्तक हैं, और जो डायरेक्ट हिंसा में लिप्त है, उनको रिहाई की का दबाव वो दे रहे हैं, और हमें भारी मन से गांधी जी के इस अनुरोध को ठुकराना पड़ा। ये इरविन का स्टेटमेंट है। अब देखिए, अब इरविन का एंगल को देखिए। इधर चूंकि चारों तरफ र्यूमर फैल रहा था कि भाई इन तीनों महानुभावों को आजाद किया जाएगा, तो जिसी समय ये र्यूमर फैल रहे थे, उसी समय पंजाब का जो सिविल सर्विसेज लॉबी था, जिसमें गवर्नर भी शामिल था, वो सब एक्टिव हो गया। उसने तुरंत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि अगर इन तीनों का कम्यूटेशन, मतलब रिहाई की बात तो है ही नहीं, अगर उनके डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन होगा तो हम इन मास रिजाइन करेंगे। उधर पंजाब का जो ब्यूरोक्रेसी का लॉबी था, उधर से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तुरंत इरविन से कांटेक्ट किया कि देखिए इरविन साहब, ये बात बहुत खराब हो जाएगा अगर कोई बात होगी तो अब इरविन पर दबाव है ब्यूरोक्रेसी का, और गांधी पर दबाव है आइडियोलॉजी का, और भगत सिंह अपने सिद्धांतों में मतलब के प्रभाव में है। अब तीनों के एंगल बता देता हूं। तो इरविन व्यक्तिगत तौर पर चाहकर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह मामला पंजाब वर्सेस लंदन वर्सेस दिल्ली था। अब दूसरा, गांधी जी। तो गांधी जी ने बड़ी सीरियसली जिस समय कहा था इरविन से, तो इरविन ने उस समय स्पष्ट उनको नहीं कहा था। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था,
और 29 मार्च को कराची अधिवेशन कांग्रेस का होने वाला था। ओके, 29 मार्च को। अब डेट ध्यान रखिएगा। जब 5 मार्च को गांधी जी की इरविन से वार्ता हुई तो गांधी जी ने पेशकश कर दी कि भाई देखिए ऐसा है, आप इन तीनों को कम्यूट करिए, डेथ सेंटेंस उचित नहीं है। गांधी जी ने खुद भी इस बात को पब्लिकली कहा कि देखिए ऐसा है कि डेथ सेंटेंस में हिंसा में विश्वास नहीं करता, इसलिए मृत्यु दंड का मैं प्रबल विरोधी हूं। मुद्दा यह नहीं है कि मैं क्रांतिकारियों के मेथड से सहमत हूं, क्रांतिकारियों का तरीका गलत है और हम उनको सुझाव देते हैं तो हिंसा का रास्ता छोड़ दे। लेकिन सरकार अगर उस हिंसा का जवाब हिंसा से दे रही है तो ये उतना ही गलत है, इसलिए मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। ये इन प्रिंसिपल भी मृत्यु दंड के खिलाफ थे। लेकिन उनका ये कहना था कि घबराए मत, बहुत जल्दी कांग्रेस की सरकार आएगी। उनको कम से कम उम्मीद यह थी कि आगे चुनाव वगैरह, बीच में कुछ संवैधानिक सुधार हो रहा है तो कुछ चुनाव वगैरह जैसी चीज होगी और फिर देसी सरकार आएगी। जब देसी सरकार आएगी तो देसी सरकार इन तीनों महानुभावों को, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, ये तीनों महानुभावों को आजाद कर देगी। हालांकि उनको सोचना चाहिए था कि वीटो पावर तो वायसराय अपने हाथ में रखता था, तो क्या ये सरकार को इस तरह का। लेकिन गांधी जी ने किस आधार पर लोगों को आश्वासन इस तरह की बातें की दी वो मुझे नहीं, ये मैकलिन ने लिखा है, मैंने एक सेंटेंस उसमें पढ़ा था। खैर एनीवे, तब तक इरविन ने इस बात को क्लियर नहीं किया था कि हम इन तीनों को क्या करने जा रहे हैं। मतलब उसने स्वीकार भी नहीं किया था और स्पष्ट रूप से रिजेक्ट भी नहीं किया था। तो शायद गांधी जी को थोड़ी उम्मीद लगी हुई थी, नेहरू को भी, बाकी लोगों को भी, नेहरू, सुभाष, ये सब इसी उम्मीद में थे कि भाई देखिए इन तीनों का कम्यूटेशन, डेथ सेंटेंस का कम्यूटेशन होगा। अब इसी उम्मीद में गांधी जी भी थे, जो कुछ न कुछ उनके मन में एक आशा की किरण उनको भी शायद लग रही हो। जब 29 मार्च को कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था, तब तक इन्होंने क्या किया कि उधर से जो पंजाब लॉबी का प्रेशर आया, उधर से होम सेक्रेटरी का, तो एक बात तय ये हुई कि सरकार कंफ्यूजन में थी कि 29 मार्च को जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिलने वाला था। तो अब उनको ये लग रहा था, मतलब जो गवर्नमेंट में दो लॉबी थी, एक लॉबी कह रही थी कि वेट कर लीजिए, 29 मार्च का अधिवेशन होने दीजिए और कांग्रेस को गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी देने दीजिए, नहीं तो गांधी जी मुश्किल में पड़ जाएंगे और अगर वह पैक्ट वहां लेकर गए तो पैक्ट को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लॉबी का कहना था। दूसरा लॉबी ने कहा नहीं, अब इन तीनों को ज्यादा वेट करने देने का मतलब है कि पंजाब लॉबी का पेशेंस जवाब देता चला जाएगा और इसमें ब्यूरोक्रेसी का डिमोरलाइज होना सही नहीं है और आगे और स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप जल्द से जल्द इसे फांसी दें। तो क्या हुआ कि 23 मार्च को बड़ा सीक्रेटली इनको डेथ सेंटेंस दिया गया। ओके, और इनको बड़ा सीक्रेटली दिया गया, तो मतलब, और सतलज नदी पर ले जाके बड़ा गुप्त तरीके से जलाया गया। लेकिन 24 मार्च को यह बात प्रकट हो गई, 24 मार्च को यह बात आ गई लाइट में, छिपी नहीं रह सकी। और उसी समय जो चमन लाल थे हिंदुस्तान टाइम्स के, वो मतलब वॉइस ऑफ पीस करके एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि गांधी जी का जो ये पीस है इरविन के साथ, ये कितना कॉस्टली है। ये देखिए महानुभावों के साथ क्या हुआ और गांधी जी इनको बचा नहीं सके। तो गांधी जी जब ट्रेन पर चल रहे थे कराची के लिए, नेहरू भी थे, तो दिल्ली में ये लोग ट्रेन पर दिल्ली में बैठ रहे थे, उसी समय आकर वायसराय कहीं कोई सेक्रेटरी या कोई ऐसा था जो गांधी जी को इन्फॉर्म किया इनको मृत्युदंड मिल चुका है। तो गांधी जी ट्रेन पर जो बैठने वाले थे तो एक क्षण के लिए स्टंट रह गए, मतलब वो भी एक क्षण के लिए स्टंट रह गए कि मतलब ही वॉज कंप्लीटली कंफाउंडेड और कंफ्यूज कि हाउ टू रिएक्ट। मैंने कैसे रिएक्ट किया जाए। तो गांधी जी का जो रिएक्शन का जो मैकलिन ने दिया है, बड़ा अजीब सा रिएक्शन दिया है कि लेट अस सी, लेट अस सी, लेट अस सी, देखो देखो आगे, देखते हैं। मतलब ही वॉज नॉट इन ए पोजिशन टू स्पीक समथिंग। जो नेहरू थे वो सीधा बैठ गए और नेहरू
ऐसा हुआ जैसे वो ट्रांस में चले गए हो। मैकमिलन ने लिखा है ट्रांस में चले गए हो, मतलब अर्धमूर्छित अवस्था में चले गए। और नेहरू का एक स्टेटमेंट भी आया है जो इन्होंने दिया है, दुर्गा दास ने, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने कहा है, लिखा है कि द कॉर्प्स ऑफ भगत सिंह शैल स्टैंड बिटवीन अस एंड इंग्लैंड। जो भगत सिंह की लाश है वो हमारे और ब्रिटेन के बीच, जो इंग्लैंड है उसके बीच एक दीवार बनेगी। हम दोनों के बीच ये लाश दीवार का काम करेगी, मतलब ब्रिटेन से एकता नहीं हुई। गांधी मतलब नेहरू जी बहुत अपसेट थे भगत सिंह की फांसी से। समाजवादी भी थे और भगत सिंह भी नेहरू के लिए बहुत आदर रखता था। वो बोलता था कि हाँ, नेहरू इस जनरेशन के बड़े ही प्रोग्रेसिव लीडर हैं। भगत सिंह भी नेहरू को कबूल करता था। गांधी जी के मेथड को नहीं मानता था, परंतु नेहरू को कबूल करता था। तो इस तरह की बात हुई। अब यहां से गांधी जी जब कराची स्टेशन पर उतरे तो वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गया और नौजवान भारत सभा के, और उसमें सुभाष चंद्र बोस, तो नेहरू से भी ज्यादा रिएक्शन हुआ सुभाष चंद्र बोस को। देवदास लिखते हैं, दुर्गा दास लिखते हैं सॉरी, कि सुभाष बोस प्रोटेस्ट took a more extreme form. His group, named the Naujawan Sabha Youth Association, waved black flags with the legend गांधी गो बैक। कराची अधिवेशन में आए तो गांधी गो बैक, ये कराची अधिवेशन पर हुआ। इधर क्या है, इधर कामा मैकलिन में इनके बारे में लिखते हैं, जो चमन लाल है, चमन लाल हिंदुस्तान टाइम्स के, वो भी उसी ट्रेन पर बैठे जिस ट्रेन पर गांधी जी बैठे दिल्ली से कराची के लिए। तो चमन लाल भी, वो जर्नलिस्ट थे, वहाँ पर कवरेज भी देना था। और वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर विशेष ध्यान था, क्योंकि HSRA, क्योंकि वो नौजवान भारत सभा, नॉट HSRA, कई बार जेल भी जा चुके थे वो, और वो नौजवान भारत सभा के सेक्रेटरी भी रहे थे। तो चमन लाल ने जिस समय गांधी जी ट्रेन पर चढ़े तो एक मॉब आई, और गांधी जी का तो लार्जर देन लाइफ इमेज था। आप तो जानते हो कि बहुत विराट व्यक्तित्व थे, सारी मासेस उनको पहचानती थी। बस एक बार पूरा ग्रुप, समूह के लोग फ्लैग दिखाना शुरू किया और गांधी जी के बारे में, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, मतलब जयकार होने लगा ट्रेन में। बस तुरंत चमन लाल कहते हैं, क्या गांधी जी की जय, चुप रहिए आप लोग, गांधी जी सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को तो बचा नहीं सके और गांधी जी के आप जयकार कर रहे हैं। तो गांधी जी मुस्कुरा के चमन लाल पर देखे, और चमन लाल उस समय गांधी जी के बहुत, ये मैकलिन लिखती है, और चमन लाल, कामा मैकलिन, चमन लाल गांधी जी के काफी निकटस्थ रहे थे। तो गांधी जी चमन लाल को अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने व्यंग से हंसते हुए कहा कि आई नो 4 चमन लाल्स, which चमन लाल इज स्पीकिंग इन दिस वे। One चमन लाल who has stayed in my ashrama, another चमन लाल who has been very active in politics, third चमन लाल that is a journalist, and एक 4th चमन लाल कुछ और भी उन्होंने कहा। which चमन लाल is reacting presently, I don't know। तो इस तरह से, और नेहरू तो एक तरह से समझिए तो स्टंड रह गए। वो तो ऐसा स्टंड हुए कि वो कुछ बोलने की स्थिति में कराची तक नहीं थे। कराची में भी कोई खास उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर से काफ़ी शॉक थे। सुभाष ने डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया, गांधी गो बैक कराची में, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के लिए कराची अधिवेशन को श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी पड़ी। तो ये घटना हुई। अब हम रखते हैं यहाँ पर सरकार का पक्ष, तो मैंने आपको बताया। अब रखते हैं गांधी जी का पक्ष और भगत सिंह का पक्ष। पहली बात कि गांधी जी और भगत सिंह का रास्ता अलग अलग, दोनों के प्रिंसिपल्स, दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे, दोनों के कार्य करने के तरीके अलग अलग थे। मैं अपना विचार अब दे रहा हूं, और दोनों अपने कार्य के प्रति बिल्कुल ही क्लियर थे। मतलब आप कह सकते हैं कि रिमोर्सलेस थे कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग दैट इज नॉट रॉन्ग। गांधी जी को अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने एक्ट पर, अपने मेथड पर अनफ्लिंचिंग फेथ था। तो भगत सिंह को भी अपने मेथड पर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। दोनों के अपने अपने बिलीफ थे। अगर गांधी जी कहते भगत सिंह को कि भगत सिंह जी आप वायलेंस छोड़ दीजिए, थोड़ा नरम हो जाइए या एक चांस दीजिए, तो भगत सिंह को गांधी जी के ये सुझाव मंजूर नहीं होता।
अब भगत सिंह अपने रास्ते चले, गांधी जी अपने रास्ते चले, दोनों अपने अपने तरीके से आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी अपनी रणनीति के माध्यम से उन्होंने यह किया, और गांधी जी के पास एक हथियार था। मैं आपको बताऊं, जो गांधी जी की आलोचना करते हैं उनका ये कहना है कि भाई आपने इरविन को केवल कहा, इरविन के सामने आप कंडीशन रख देते कि पैक्ट तभी होगा जब आप इन तीनों को छोड़ेंगे, या जब इरविन ने जब इस तरह का एक्ट किया। इरविन हैज वर्चुअली चीटेड यू, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उसने क्लियर नहीं किया, और तब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी देने, जिसमें आप भी यू वेर नॉट टोटली मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर। तो अगर ऐसा हुआ, आप कराची अधिवेशन में या जिस समय इन तीनों को फांसी हुई, तो गांधी इम्पैक्ट को आप रद्द कर देते, आपने उसको क्यों कंटिन्यू किया? ये कहना है क्रिटिक्स का। इस पर मेरा अपना मानना है कि गांधी जी अपने रास्ते चल रहे थे। अगर इरविन के साथ उन्होंने पैक्ट किया तो उनका कुछ अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन था। इरविन के साथ पैक्ट रद्द नहीं किया तो वो भी उनका कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन था। तो जब हम भगत सिंह से यह उम्मीद नहीं कर सकते वो गांधी के रास्ते चलें, तो हम गांधी जी से क्यों उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने सारे प्रिंसिपल्स को ताक पर रखकर और अनकंडीशनल भगत सिंह की के मुद्दे को सरकार के सामने रखें कि हम आपको वार्ता करेंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे। अब क्या होता अगर वो वार्ता तोड़कर फिर एक बार मूवमेंट स्टार्ट करते, जो सेकेंड टाइम उन्होंने किया, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो मूवमेंट स्टार्ट करते तो इस बार मूवमेंट फियास्को बन जाता, या बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता, या देश और धू धू कर जल जाता और सरकार 10-20 हज़ार लोगों को मार डालती। तो गांधी जी तो अपने तरीके से बढ़ रहे थे, उनका अपना कैलकुलेशन था। तो कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन से क्यों हम ऐसा गांधी जी से उम्मीद कर रहे हैं कि गांधी जी को ऐसा करना चाहिए था? हाँ, एक इमोशनल रिएक्शन था, युवाओं में था, और तो और छोड़िए कांग्रेस के नेताओं में था, सुभाष में था, पंडित नेहरू में था, सभी में था। लेकिन गांधी जी तो बड़ा कैलकुलेटिव स्टेप ले रहे थे, और वो तो समझ रहे थे कि भाई उनकी आइडियोलॉजी अलग है और उन पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस है, और हम डायरेक्ट उनको सिर्फ यह कहें कि उन्होंने वायलेंस किया है या ना किया है, आप उसको अनकंडीशनल छोड़ दीजिए, ये मैं किस मुख से कहूं? अब मैं आप अपने ऑडियंस से और स्टूडेंट से सिर्फ एक सवाल करता हूं कि गांधी जी के अपने बेटे हरिलाल विद्रोही हो गए, ड्रिंक्स करने लगे, गांधी जी के डेड बॉडी पर भी वो नहीं गए दिल्ली में, क्योंकि गांधी जी से उनका प्रिंसिपल्स अलग था, और गांधी जी ने एक प्रिंसिपल स्टैंड अपने बेटे का अगेंस्ट में ले जाए। इसको भी आप ताक पर रखिए। उनके बेटे देवदास थे, मनीलाल थे, ये सब तो प्रिय बेटे ही थे, उनसे उसके अच्छे ट्यूनिंग भी बैठे थे। लेकिन क्या अगर भगत सिंह की जगह देवदास होते, देवदास गांधी, तो क्या गांधी जी ने उनको बचाने के लिए गांधी इरविन पैक्ट रद्द किया होता? अगर ऐसा गांधी जी तब करते, तब गांधी जी 100% गलत होते, और हम तब गांधी जी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते कि उन्होंने डबल स्टैंडर्ड बरता। लेकिन आप बताइए, आपका कंसाइंस क्या कहता है? पूरे गांधी के कैरियर को अपने ध्यान में लीजिए कि क्या गांधी जी ने ऐसा किया होता? अगर किया होता तो फिर भगत सिंह के मुद्दे पर उन्होंने अगर गांधी इम्पैक्ट रद्द नहीं किया तो उन्होंने बहुत गलत। ओके, तो ये हम गांधी जी का स्टैंड बताते हैं कि उनका रास्ता अलग था, उनका तरीका अलग था। उन्होंने मुद्दा उठाया, यही अपने आप में बड़ी बात थी, और यह मुद्दा उन्होंने उठाया वह कांग्रेस के दबाव पर, युवा नेताओं के दबाव पर उठाया। ये गांधी जी की प्रकृति में नहीं था। और जब कराची अधिवेशन में सुमित सरकार लिखते हैं, जब युवाओं ने काले झंडे दिखाए और कहा कि नहीं, सेशन तब आरंभ होगा, पहले उन तीनों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित होगी, तभी यह सेशन आगे बढ़ेगा। तो गांधी जी ने उस जो सेशन शुरू होने से पहले जो उनके लिए जो श्रद्धांजलि पत्र लिखा गया था, उसमें उन्होंने एक पंक्ति जुड़वा दी, एक लाइन जुड़वा दिया, वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर हिंसा का विरोधी हूं, लेकिन फिर भी मैं इन तीनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो गांधी जी का यह जो स्टैंड अहिंसक था, ये उनके पूरी लाइफ का निचोड़ था, और हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको अनकंडीशनल तोड़ देना चाहिए था वार्ता?
अगर गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया और गंभीरता से उठाया तो यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। नंबर 1 ये हुआ गांधी जी का स्टैंड। हो सकता है आप हमसे सहमत ना हो, लेकिन पहले ही हमारे और आपके बीच एक मौन समझौता हो चुका है कि सोशल साइंस में सहमति होनी भी नहीं चाहिए। असहमति रहने दीजिए, लेकिन असहमति मतलब सैद्धांतिक तौर पर होनी चाहिए। असहमति के लिए व्यक्तिगत तौर पर ग्रज नहीं पालन करना चाहिए किसी के प्रति। वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हम अपने बच्चों ऑडियंस से ये कहें कि आप हमारे चैनल पर एक सोचने वाले प्राणी बनिए और हर पक्ष को सुनिए। यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ ए जज, यू हैव नॉट टू प्ले द रोल ऑफ ए लॉयर। ये गांधी जी के पक्ष से मैं बता रहा हूं। अब भगत सिंह के पक्ष से बताता हूं। भगत सिंह, जब बीडी सावरकर महोदय के बारे में कहा जाता है कि जब अंडमान निकोबार गए और उन्होंने मर्मांतक पीड़ा झेली क्योंकि ब्रिटिश ने उनको बहुत टारगेट लिया, उन्होंने 6 मर्सी पिटीशन लिखी और भगत सिंह के पिता ने एक कमेटी के समक्ष सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, एक एप्लीकेशन भेज दिया कि भगत सिंह को लाइफ डेथ सेंटेंस को रोक दिया जाए, युवा है। मैंने उनके सिंपैथी में सरकार को, मतलब जो कमेटी थी उस कमेटी के सामने इन्होंने एक पत्र रख दिया, एक एप्लीकेशन भेज दिया। तो भगत सिंह ने उनको क्या लिखा, ये आपको, अगर कभी मैं नास्तिक क्यों हूं, आई एम एन एथिस्ट में का तो मेन क्रक्स नहीं है, लेकिन उस बुक को अगर आप लेंगे तो उसमें एक भगत सिंह का फादर के नाम लेटर भी है। तो मेरे पास ऑनलाइन चीजें अवेलेबल है, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता कि जैसे उसमें तो खैर बहुत बात लिखी है। उन्होंने अपने फादर को लिखा कि आपको किसने अधिकार दिया था कि आपने मेरे तरफ से ये पक्ष आपने रखा। आप और हमारे विचारों के बीच, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे लिए मतलब मैं आपको उसके प्रति श्रद्धा रखता हूं, लेकिन हमारे और आपके विचारों में कभी सहमति नहीं हुई। हमारे और आपके विचारों में कभी सहमति नहीं हुई है। हमारे और आपके रास्ते अलग अलग रहे हैं और मैंने कभी आपको यह अधिकार नहीं दिया कि मेरी तरफ से आप सरकार के सामने पक्ष रखें। फिर उसने एक जगह पर लिखा है कि this was the time where everybody metal was, just 1 minute, just 1 minute. In the statement accompanying the text of Lahore conspiracy case ordinance, the viceroy had stated that the accused in the case were trying to bring forth law and justice into contempt. इसने ये कहा कि देखिए, ये जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का जो ऑर्डिनेंस जो जारी किया, जिस समय वायसराय ने ऑर्डिनेंस जारी किए थे एक्सक्लूसिव, तो जानबूझ के इनको इम्प्लीकेट कर रहा था, तो ऑर्डिनेंस जारी किया था। हैड स्टेटेड दैट द एक्यूज्ड इन दिस केस वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग बोथ लॉ एंड जस्टिस इनटू कॉन्टेम्प्ट। मतलब यह जो एक्यूज्ड लोग हैं, इन्होंने कानून को भी और न्याय को भी जानबूझकर उसके प्रति अपना आक्रोश, कानून और न्याय पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए ऐसा किया है कि हम कानून और न्याय को नहीं मानते, और ब्रिटिश कानून और न्याय को उन्होंने डायरेक्ट चुनौती दी है। तो द सिचुएशन अफोर्डेड अस एन अपॉर्चुनिटी टू शो टू द पब्लिक वेदर वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग लॉ इनटू कंटेम्प्ट और वेदर अदर्स वी आर डूइंग सो। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है पूरे भारतवर्ष की जनता को दिखाने का कि हमने लॉ और जस्टिस को गलत हमने किया उसके साथ, या हमारे साथ गलत किया जा रहा। ये जनता के कोर्ट में है और जनता इसका न्याय करेगी। डूइंग सो पीपुल माइट डिसएग्री विथ अस ऑन दिस पॉइंट, यू माइट बी वन ऑफ देम। लोग हमारे रास्ते से असहमत हो सकते हैं, जिसमें आप भी एक हैं, but that never mean that such moves should be made on my behalf without any consent or even my knowledge। लेकिन फिर भी आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया था कि बिना हमसे आपने सहमति लिए हुए आपने ऐसा काम कैसे कर दिया, आपने क्यों मेरे मर्सी के लिए आपने अर्जी दे दी। never mean that such moves should be made of my behalf without consent। my life is not so precious। मेरा जीवन इतनी कीमती नहीं है, at least to me as you may probably think it to be। आप मुझे मेरी लाइफ को जितना कीमती समझ रहे हैं, मैं वैसा नहीं समझता।
इट इज नॉट एट ऑल वर्थ बाइंग एट द कॉस्ट ऑफ माई प्रिंसिपल्स। मुझे यह जिंदगी कभी मेरे सिद्धांतों के बदले नहीं। देयर आर अदर कॉमरेड्स ऑफ माइन हुज केस इज एज सीरियस एज दैट ऑफ माइन। खैर आगे अलग बात है। उसके बाद उसने अपने पिताजी को चेताया कि कहीं जनता में गलतफहमी न हो जाए और कहीं युवाओं को गलत संदेश न चला जाए, इसलिए इस लेटर को आप प्रकाशित करिए ताकि दुनिया को यह लगे कि मैं आपसे असहमत हूं। मतलब हम कभी भी सरकार से, इन्होंने कहा कि आपको पूरा पता है केस में हमने अपना पक्ष नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं उनके जस्टिस को मानता ही नहीं, मैं उनके सिस्टम को मानता ही नहीं। मैं टोटल बगावत करना चाहता हूं। अगर पक्ष रखता, अपना लॉयर्स हायर करता, अगर अपना पक्ष रखता, अपने आप को बचाने की प्लीडिंग करता, तो इसका मतलब है कि हम उनके सिस्टम से को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उनके सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टोटल रेवोल्यूशन है हमारा उनसे। तो ये भगत सिंह का स्टैंड था। अब आप एक चीज बताइए, अब भगत सिंह के पक्ष से देखिए। भगत सिंह ने एक बार कहा कि मेरा जो यह डेथ है ना, मेरी मृत्यु, ये एक नजीर बनेगी जो लाखों युवाओं में क्रांति की ज्वाला जलाएगी और लाखों युवाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रवृत्त करेगी। तो भगत सिंह अपनी मृत्यु को एक टेम्पलेट के तौर पर यूज करना चाहते थे। और गांधी जी अगर भगत सिंह का पक्ष रख के कम्यूट करवाते और भगत सिंह को पता चलता कि गांधी जी करवा रहे हैं, तो ही माइट हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू अपोज गांधी जी को अपोज सीधा। और दूसरी चीज कि वायसराय इरविन एक मिनट के लिए मान भी लेता कि अच्छा मिस्टर गांधी, आई एम जस्ट गोइंग टू कम्यूट देयर डेथ सेंटेंस, लेकिन आपको यह लिख कर देना पड़ेगा कि वो लोग भविष्य में हिंसा नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, किसी अधिकारी पर हथियार नहीं उठाएंगे। तो गांधी जी उसका क्या जवाब दें, ये बताइए। तो माय स्टूडेंट्स, हमें इन प्रश्नों का जवाब हमें नहीं मिला, इसलिए मैंने आपसे भी सवाल किया। और तीनों के अपने अपने पक्ष हैं। सरकार तो खैर कॉलोनियल गवर्नमेंट है, अत्याचारी है, उससे तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते, उसका तो टोटल गलत स्टैंड है। लेकिन दो निर्दोष चेहरा है, एक भगत सिंह महान क्रांतिकारी और दूसरा गांधी जी जो अपने ही सिद्धांतों से दबे पड़े हैं। तो किसी को ब्लेम करना इसमें मुझे लगता है न्याय नहीं होगा। और एक बात हम ना भूलें, अगर भगत सिंह शहीद हैं तो गांधी जी भी शहीद हैं। गांधी जी अपने सिद्धांतों को बचाते हुए अपने ही हिंदू के हाथों गोली से मारे गए, मुसलमानों की रक्षा करते हुए दिल्ली में, और हिंदुओं की रक्षा करते हुए नुआखाली में उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। नुआखाली में मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, लेकिन गांधी जी बचकर आ गए। दिल्ली हिंदू बहुल क्षेत्र था, परंतु गांधी जी नहीं बच पाए। लेकिन शहादत तो उन्होंने भी ली है। इसलिए मैं अपने ऑडियंस और स्टूडेंट से यह आग्रह करूंगा कि किसी भी चीज़ को क्रिटिकली देखिए। मैं हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में विश्वास करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई चीज़ को एक तरफा एक पक्ष से देखा जाए, दोनों पक्षों को जरूर सुना जाए। अब न्याय आपके कोर्ट में है, मैंने सिर्फ अपना पक्ष रख दिया, स्टैंड आपका अपना होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।